नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन आज भी एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक बहुत दिलचस्प मौजू के साथ आए हैं। आज जो हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जिस मौजू पे, वो है बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत एंड लीगल सर्विसेज। नाजरीन आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या है लोक अदालत, कैसे वजूद में आया ये कॉन्सेप्ट, और कैसे एक आम इंसान इस लोक अदालत के तहत अपने जो लिटिगेशन है उनका निपटारा कर सकते हैं, और कैसे लीगल सर्विसेज उस तबके को मिल सकती है जो डाउन ट्रोडन है, जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी पूरी जुडिशरी काम कर रही है इस चीज के लिए कि एक आम इंसान तक कैसे मुफ्त कानूनी इमदाद पहुंचाई जाए और उनको उनके हकूक को लेकर बेदारी उनमें लाई जाए। तो नाजरीन आज इस मौजू पे हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो आज की हमारी मेहमान जज साहिबा हैं तबस्सुम वानी जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं सब जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल में तैनात है। मैम आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैम जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में शुरुआत में ही बोला कि लोक अदालत एक कॉन्सेप्ट है, कैसे लोक अदालत के तहत एक आम इंसान को हक दिया जाता है कि वो अपने जो केसेस हैं उनका निपटारा करें और बहुत खुद कहीं पे भी किसी भी जगह पे खुद अपनी वकालत कर सके। जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये लोक अदालत और कैसे वजूद में आया ये लोक अदालत। सबसे पहले हम बात अपने वजूद की तो हम पहले बोलेंगे कि पहले लीगल एड मूवमेंट की बात करेंगे। जो सबसे पहले दुनिया में लीगल एड मूवमेंट स्टार्ट हो गई वो 1851 में फ्रांस में हो गई। तो उसके करीबन 100 साल के बाद 1944 में यही लीगल एड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। तो वहां पे एक कमिटी बिठाई गई, वो देखा गया कि लीगल एड मूवमेंट का काम कैसा चल रहा है, कैसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस की, उसी के बिना पे इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हो गया लीगल एड मूवमेंट का। इट वाज करीबन 1952 में आ गया इंडिया में ये कॉन्सेप्ट। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया तो थोड़ा थोड़ा काम इस पे शुरू हो गया। तो फिर एक यहाँ पे 1960 में कुछ गाइडलाइंस दी गई लीगल एड के रिगार्डिंग। गाइडलाइंस आ गई, प्रॉपर ड्राफ्ट बन गया। तो फिर एक कमिटी बनाई गई जो कि जिसको हम कहते हैं कि कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड स्कीम, CILAS बनाई गई। तो जो हेडेड थी बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने कमिटी को हेड किया था। उस कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, और जो हम देखते हैं कि जो आईन में आर्टिकल 39A है जो कि जिम्मेवारी आयद करता है हर किसी स्टेट पे, हर किसी स्टेट गवर्नमेंट पे कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि हर आम इंसान के लिए या गरीब इंसान के लिए जो कि कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है फीस, तो उसको बराबरी देनी है। तो उसके लिए ये प्रोविजन बनाए जाए, स्टेट बनाएगी, कोई कानून बनाएगी ताकि दोनों बराबर हो जाएं, चाहे गरीब या अमीर, जो कानून के पास कानून के दरवाजे इक्वालिटी मेंटेन हो जाए। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए और इन रिकमेंडेशंस, जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस पास की, इन रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया। तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। तब से पहला जो जिससे बात की अपने लोक अदालत की, जो पहली लोक अदालत आई वो थी 1982 में गुजरात में। लेकिन उस टाइम क्योंकि एक्ट नहीं था इन एग्जिस्टेंस, जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट था जो कि 1987 में बनाया गया, तो उस टाइम लोक अदालत का कोई स्टैट्यूटरी ये नहीं था, रोल नहीं था। उन्होंने बना लिया उस टाइम, बट कोई स्टैट्यूट के बिना पे नहीं बनाया। तो पहला लोक अदालत 1982 में स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि लोक अदालत में लोग अपने मसले लाते हैं। तो लोक अदालत क्यों लोग प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये ऐसा, यहाँ पे हम कहते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म है ये जिसको हम कहते हैं लोगों की अदालत है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग खुद आके बैठ के अपना सलाह मशवरा देते हैं कि हमारा डिस्प्यूट ऐसे ऐसे हल करना है। एक पार्टी बैठेगी, दूसरी पार्टी बैठेगी, वो अपना मशवरा सुनाएंगे, फिर उसको ड्राफ्टिंग में कर देते हैं उस मशवरे को। तो उनका मशवरा लेके मतलब उन पे थोपा नहीं जाता है कि ये करना है। दूसरी बात इसका ये भी है कि
एक तो आपको फीस नहीं लगती है। जैसे यूजुअली आपको कोर्ट में केस दायर करना है तो सबसे पहले आपको कोर्ट फी भरना है। तो जो भी फैसला लोक अदालत में होएगा तो कोर्ट फी नहीं भरनी है। उसके बाद आपका लॉयर के चार्जेस आते हैं। लॉयर के चार्जेस आते हैं। तो ये सब चार्जेस, इसमें टेक्निकलिटीज आपको, क्योंकि लॉ की टेक्निकलिटीज फॉलो नहीं करनी है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जैसे कि हम लोग अदालतों में देखते हैं ये सब फॉलो किया जाता है। तो लोक अदालत में ये सब भी नहीं है। तीसरा, जो ये फैसला इसका आ जाएगा, ये इतना मतलब एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में, मतलब कम से कम सिटिंग्स में हो जाता है फैसला। तो फैसला जो है ये बाइंडिंग है जी, इसको हम कहते हैं दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है, क्योंकि इन्होंने अपने सलाह मशवरे से ये फैसला ले लिया, तो ये बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे। जैसे कि अदालतों में देखेंगे, एक कोर्ट ने पास किया ऑर्डर, फिर वो अपील हो जाती है, फिर वहां से सेकेंड अपील हो जाती है, तो लिटिगेशन लोगों के बीच में जो है ना वो खत्म नहीं होती। इट पासेस फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, कभी कभी ऐसा हम देखते हैं। तो उससे क्या हो गया है कि कोर्ट्स का टाइम भी बहुत सारा एक लिटिगेशन, एक केस में लग जाता है, बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत सारा है। तो इसमें क्या हो गया, केस दायर हो गया, पार्टीज खुद ही विलिंगली एग्री कर रही है कि ये फैसला करना है, कर लिया, ड्राफ्ट हो गया, अवार्ड बन गया एंड एग्जीक्यूट हो गया। ये चीज है इसमें। टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है। मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लोक अदालत में 2 पार्टीज आती हैं और वो सलाह मशवरा करके अपना फैसला कराते हैं, अपने केस का निपटारा करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं वो, तो हो सकता है 2 में से एक पार्टी के जहन में आता है कि नहीं, मैं शायद कोई चीज गलत कर गया, तो वो अपने फैसले से स्टेप बैक कर लेता है। तो वैसी सूरत में कैसे वो जो ऑर्डर है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? इसमें क्या होता है कि हमने कहा ना, लोक अदालत में हम पार्टीज को बिल्कुल अपना टाइम देते हैं, समझाते भी हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं कि ये फैसला है, बहुत डिस्कशन चलता है इसमें। जैसे हम वो बोलेंगे कि हमें लॉयर ने ऐसे समझाया, नहीं, यहाँ पे पार्टीज को मौका मिलता है कि जैसा आपके पास मेंबर के पास वो अपनी बात खुद रखें किसी भी लैंग्वेज में, उनको जो लैंग्वेज समझ आती है। तो इसका, जैसे हमने कहा ना कि लोक अदालत का जो अवार्ड है ये बाइंडिंग है, क्योंकि पार्टीज ने खुद एग्री किया। अब मानिए कोई पार्टी कहती है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, अपीलेबल है नहीं ये ऑर्डर। हाँ, अब ये है कि कुछ बहुत ही कम इसमें है चांसेस कि ये रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाएं। अगर इनको ये चैलेंज करना है तो रिट ज्यूरिसडिक्शन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दे हैव टू अप्रोच द हाई कोर्ट। ऐसे ही इसी अदालत में वापस नहीं आ सकते हैं। ये कहेंगे कि नहीं, हमें तस्लीम नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने अपनी सलाह मशवरे से ये किया होता है। जी मैम, आपने शुरुआत में कहा कि जैसे लोक अदालत है ये एक फॉर्म है एडीआर का, तो हम जानेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या है एडीआर के बाकी फॉर्म्स जिससे एक आम इंसान को फायदा मिल सकता है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका हम देखते हैं कि सेक्शन 89 जो सीपीसी में है, जो 1999 में अमेंडमेंट की गई, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, नहीं जैसे कि अदालतों में आप केस लाते हैं वैसे नहीं, कोई और तरीके से भी जैसे कि लोगों के केसेस का निपटारा होएगा। इसमें आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलेशन है, मीडिएशन है, तो ये सब, और लोक अदालत भी इसका एक हिस्सा है कि लोक अदालत से भी हो जाएगा। तो ये 4-5 फॉर्म्स हैं जिससे लोगों के केसेस आपस में सलाह मशवरे से वो निपटारा कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे ना, कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, तो अब कमर्शियल डिस्प्यूट्स में लोगों का बहुत सारा पैसा लगा होता है, तो अब सालों साल तो वो लिटिगेशन में रहेंगे नहीं, क्योंकि फिर टेक्निकलिटीज फॉलो करनी है, वहां से उनका अपना बिजनेस का मसला होता है। तो उसमें जैसे हम बोलेंगे कि प्री लिटिगेशन है कि मैंडेटरी कर लो, अदालत को रुजू करने से पहले आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास अपना दायर कर लो, एक एप्लीकेशन के जरिए, बिना फीस के एक एप्लीकेशन के जरिए आपने एक डाल दिया कि आपका मसला क्या है। अब ऑपोजिट पार्टी को बुलाया गया, बातचीत हो गई, बीच में फैसिलिटेट भी किया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर मानो मशवरा से इनका हो गया फैसला तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो देन फिर ये जा सकते हैं लिटिगेशन में जा सकते। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको, टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़।
तो फिर भेदभाव क्यों? पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सकते हैं, बट बहुत सारे मसले ऐसे प्री लिटिगेशन में कमर्शियल डिस्प्यूट्स के हो जाते हैं सॉल्व। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये है कि मैंडेटरी नहीं है प्री लिटिगेशन में जाना, दे कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। यहाँ पे मैंडेटरी है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स में आप जाइए, आप टाइम बचाइए। जी जी जी। इसी तरह से कांसलेशन है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन। बिल्कुल, मीडिएटर्स होते हैं जो कि अदालत में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ट्रेन मीडिएटर्स को रखा होता है, जो कि एक रिटायर्ड जज साहब भी हो सकते हैं या लॉयर होते हैं जिनको काफी एक्सपीरियंस होता है, जो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, अपना मशवरा भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। सलाह समझौता, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। मैम, ये जो मीडिएटर है हमारे, जो हमारे कोर्ट्स में मीडिएटर्स रहते हैं, उन तक हमारा केस कैसे पहुंचा सकते हैं हम? अगर हम किसी कोर्ट में हैं, एक आम इंसान किसी कोर्ट में है, तो उन मीडिएटर्स तक वो केस कैसे पहुंच सकता है? जैसे कि सेक्शन 89 जो है, जब भी कोई केस, सिविल केस अदालत में दायर हो जाता है तो इसमें पहले प्लेंट आ जाता है कि एक बंदा है उसने केस कर दिया, फिर दूसरी पार्टी है अपना जवाब देती है जिसको हम रिटन स्टेटमेंट भरते हैं, तो उसके बाद एक स्टेज है कि आपको ये जो केस है जज साहब को रेफर करना है मीडिएटर के पास। जी, अगर जैसा आपको लगता है कि इनमें जैसे आपको लगता है कि कोई चांसेस है अभी सेटलमेंट होने के, जी, अगर लगता भी नहीं है बट स्टिल हम भेज सकते हैं, वी कैन ट्राई कि इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बिकॉज इनका टाइम बच जाएगा। अल्टीमेटली अदालत में इतना टाइम रह के भी जो हमारे लिटिगेशन में पिटीशन में दिख रहा है वही तो हो जाएगा ना, जो उसके डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, कानूनी दाव पेच होंगे। अगर यही बात वो 10 साल अपना टाइम बचा के, 5 साल अपना टाइम बचा के 2-3 हेयरिंग्स में कर देते हैं मीडिएटर की फैसिलिटी से, उनके मशवरे से, तो ये तो लोगों के लिए फायदेमंद है। उनका टाइम बच जाता है, पैसा भी बच जाता है, रोज कोर्ट का आना जाना बच जाता है। जी, एक जहनी परेशानी भी होती है कि अगर आप लिटिगेशन में आते हैं और उसके बाद आपकी हर मंथ में तारीख होती है, तो वो भी आपके लिए एक जहनी परेशानी है, क्योंकि आप अपना सारा काम धाम छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर फिर केस में लग जाते हैं। बेहतर है अगर ऐसी चीजें हैं तो इनका भरपूर फायदा उठाएं। बिल्कुल फायदा लिया जाए। जी, हम जानेंगे कि क्या है लीगल सर्विसेज और कैसे एक आम इंसान तक ये लीगल सर्विसेज जो है ये कैसे ये सर्विस पहुंचाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीगल सर्विस किन लोगों के लिए बनाई गई, क्योंकि हमारे समाज में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, या गांव में रहने वाले 70% ऑफ द पीपल है जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, या लोग इलिटरेट भी है जिनको पता नहीं होता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उनके पास अप्रोच कैसे करना है। तो ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ये बनाया ही गया इसी पर्पस के लिए कि लोगों तक जो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है उनको फायदा दिया जाए। इसमें सेक्शन 12 में ये है कि सेक्शन 12 में कौन कौन लोग इस एक्ट के जरिए फायदा ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट इसमें फायदा ले सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग फायदा ले सकते हैं, विमेन चाहे किसी भी इनकम ग्रुप में बिलोंग करती हो, चाहे वो सैलरी ले रही हैं, अपनी उसकी बहुत इनकम है, विमेन है तो उसको आपको लीगल सर्विस देनी है, फ्री लीगल एड देना है, बच्चा है उसको देना है, तो किसी को डिसेबिलिटी है या किसी का मेंटल रिटार्डेशन है उसको देना है, या कुदरती आफत की वजह से कोई बंदा है उसको कुदरती आफत से कोई परेशानी दरपेश आई है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, ड्राफ्ट है, या बहुत सारी ऐसे, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर है, एक वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करता है। तो दूसरा इसका जो लास्ट क्राइटेरिया है कि इनकम किसकी कितनी इनकम है। पहले इसमें जो सीलिंग थी दैट वाज 1,20,000 जी, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल करने के लिए पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट में अलग था, और जो अब इसमें रेगुलेशन 2020 में जो रेगुलेशन आ गया उसमें इनकम सीलिंग इसका इंक्रीज किया गया
कि किसी भी इंसान को जिसको अप टू 3 लाख की इनकम है वो भी रजू कर सकता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। और उसको क्या मिलता है, फ्री लीगल एड हम क्या देते हैं उसको। मगर अगर उसको अदालत के पास कोई केस दायर करना है तो हम उसको एक लॉयर की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो लॉयर का पैसा कौन बेयर करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो उसको ना ही उसको ड्राफ्टिंग का चार्जेस देना है, ना ही उसको लीगल एडवाइस का पैसा देना है, क्योंकि इसमें जो आता है लीगल एड में, एक तो लीगल एडवाइस भी काउंसिल दे देंगे मुफ्त से, ड्राफ्ट भी कर लेंगे, क्योंकि उनको जो पैसा है ड्राफ्टिंग का वो इनको मिल जाएगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। अब ट्रांसलेशन का है, कोई फोटोस्टैट का है, फोटोकॉपी करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी वो लॉयर कर सकते हैं, वो लॉयर करेंगे, बट उनका जो वो चार्जेस मिलेगा वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मिलता है, हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। इसी तरह से हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कमिटी है, तो उनको अपने अपनी जगह पे वो पैसा मिल जाता है। जी मैम, जैसे कि लीगल सर्विसेज के बारे में अवेयर करने के लिए जगह जगह हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जाते हैं, क्या हमारे जो ये पैरालीगल वॉलंटियर्स है इनको ट्रेन किया जाता है इस पर्पस के लिए? क्या इनको पूरी तरह जो भी नए कवानीन आते हैं उनके बारे में बताया जाता है? जैसे हमारे आए दिन ट्रैफिक कवानीन में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, फीमेल्स को लेकर अमेंडमेंट्स हो रही हैं, क्या इनको बाज़ाब्ता इस चीज की नॉलेज दी जाती है? जी, जैसे कि पैरालीगल वॉलंटियर्स आपने कहा कि वो हर सोसाइटी में होते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, तो इनको चूंकि ये लॉ बैकग्राउंड से नेसेसरली नहीं है कि लॉ बैकग्राउंड से होंगे, किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं, तो इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर किसी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में इनका वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनको ट्रेन किया जाता है कि अवेयरनेस कैसे करनी है, कितने कवानीन है, किस किस के बारे में अवेयरनेस करनी है, जो रोजमर्रा लोगों की जरूरत में आ जाता है उसके बारे में इनको ट्रेन किया जाता है। हाँ, ये सलाह मशवरा देते हैं लोगों को, मगर हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बराबर वैसा ही सलाह मशवरा देंगे जैसे कि एक एडवोकेट दे सकता है, जैसे कि कोई और दे सकता है लॉ करके, बट जो बेसिक चीजें हैं ये लोगों तक वो पहुंचा देते हैं। और एक तो अवेयरनेस करते हैं, दूसरा चूंकि ये लोकेलिटी में रहते हैं, हर किसी लोकेलिटी में, तो लोग इनको जानते होते हैं कि ये पैरा लीगल वॉलंटियर है, इसका कुछ तक कुछ कोर्ट के साथ है, लीगल सर्विसेज के साथ है। तो ये हमारे लोगों, कॉमन पीपल और हम इंस्टीट्यूशन के बीच में ये एक गैप जो होती है वो ब्रिज कर रहे हैं पैरालीगल सर्विसेज, पैरालीगल वॉलंटियर्स। ये हम तक लोगों को पहुंचाते हैं, जैसे कहीं पे कुछ भी फैसिलिटेट करना है, या किसी बंदे का कोई डिपार्टमेंट का कोई छोटा सा मसला फंसा हुआ है, सोशल वेलफेयर में किसी का कोई मसला है, ड्राफ्ट करने के लिए उनको पता नहीं है क्या करना है, तो ये लोग हैं जो इनको ड्राफ्ट करके देते हैं, डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। जी मैम, जैसे कि काफी सारी हमारी विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम्स हैं, लोगों तक ये पता नहीं है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। जी। तो क्या ये पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं ये लोगों को समझाते हैं कि उनके फायदे के लिए कितनी सारी चीजें बनाई गई हैं कानून में? जी, जैसे कि नेशनल नालसा जिसको हम कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उन्होंने एक कमिटी बनाई गई जिन्होंने ये देखा कि विमेन्स को जो ये होती है विक्टिम्स ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। 2 कंपनसेशन का प्रोविजन है, ये सीआरपीसी में एग्जिस्ट करता है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, कुछ ऑफेंसेस के लिए, बट विमेन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया जिसके साथ भी कोई किस्म का सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हो जाता है, 376 इसमें आ जाता है, एसिड अटैक्स आ जाते हैं, या 354 है, तो उनमें क्या दिया गया कि एक रिकमेंडेशन पहले बनाई गई कि इनको दिया जाए, ये कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर एक स्कीम आ गई 18 में, तो इनको विमेन्स को कंपनसेशन दिया जाता है। अब जो विक्टिम है उसको, क्योंकि इलिटरेट भी होते हैं बहुत सारे और पता नहीं होता है कि कैसे रिजू करना है, किस इंस्टीट्यूशन के पास जाना है। जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करेंगे, जैसे ही एफआईआर कट गया, थाने में एफआईआर हो गया लॉन्च, तो इसका हमने पहले ही पुलिस स्टेशंस के साथ एक कम्युनिकेशन किया होता है कि जितने भी एफआईआर लॉन्च हो जाते हैं
तो जिसमें विमेन विक्टिम है उसकी कॉपी हमें फराहम की जाए। यानी ये हमारे जो सेक्रेटरीज हैं बिल्कुल डलसा के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के अथॉरिटी के, उनका एक बाजाब्ता एक कम्युनिकेशन होता है पुलिस स्टेशन जी जी बिल्कुल। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डायरेक्शन है कि सभी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करें टू ऑल द एसएचओज कि जितने भी एफआईआर लॉन्च हो जाते हैं जिसमें कोई भी विक्टिम है, खास करके जो विमेन विक्टिम है, तो उसमें क्या करें कि इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कॉपी दी जाए। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के पास जब ये कॉपी आ जाती है, हमारे पास कॉपी आ गई, तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं कि जो भी पैरालीगल वॉलंटियर उस एरिया का होगा उसको हम विक्टिम के घर पे भेज देते हैं। चाहे ये विक्टिम उस टाइम घर पे है या हॉस्पिटल में है, किसी ट्रीटमेंट की वजह से वहां पे गए हैं या कहीं पे भी है, तो हम इनका फोन नंबर भी लेके इनके पास पैरालीगल वॉलंटियर्स को भेज देते हैं। वहां से हम फॉर्म्स भी इनसे लेते हैं जो कि हम यहीं से भेजते हैं कि इनको फॉर्म फिलअप करना होता है। फिर हम इनका केस प्रोसेस करते हैं। जैसे हम भेजेंगे सेक्रेटरी जो है वो अपने चेयरमैन साहब जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं उनके पास भेजते हैं हम केस फॉरवर्ड करके कि ऐसा ऐसा हो गया है, ये विमेन है, तो इसको शी इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। तो फिर ये केस कहां पे जाता है, वो अपना नोट बना के मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, जिनका ऑफिस हाई कोर्ट में है, वहां पे जाते हैं। तो वो भी अपनी तरीके से एनालाइज करके, एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कि इस विक्टिम का कहां पे फॉल हो जाता है, कितना कंपनसेशन देना है, किस स्कीम के तहत आता है, कितना स्कीम के तहत आ जाता है, तो कंपनसेशन दिया जाता है। हमने अभी गांधरबल में जैसे बहुत सारे विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया। किसी को इंटरिम कंपनसेशन 2,62,00,000 का मिला, किसी को 280 का मिला। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितनी है, इसको लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ या और इसके घर में कौन इंजरी कितनी है, कोई कमाने वाला है नहीं है, ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए क्वांटम दिया जाता है। बट ये हम कैसे पहुंच पाते हैं, हम ये चीज पैरालीगल वॉलंटियर्स के जरिए इन लोगों तक पहुंच पाते हैं। जी मैम, हम जानेंगे कि क्या केसेस, किस टाइप के केसेस लोक अदालत में रिकमेंड होते हैं जिनका निपटारा हो सकता है। लोक अदालत में सबसे पहले हम देखेंगे कि लोक अदालत कितने टाइप्स की होती है। एक होती है परमानेंट लोक अदालत, दूसरी हो गई मेगा लोक अदालत जो कि मेगा 1 साल में एक बार किया जाता है। नेशनल लोक अदालत है तो इसका कैलेंडर आता है नालसा से ही कि जो हमें साल में 2 से 4 बार करनी होती है, तो इसका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता आ जाता है। और हो गया मोबाइल लोक अदालत। तो मोबाइल लोक अदालत है कि जिसमें एरियाज में जाते हैं जज साहब के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं ना जस्टिस एट डोर स्टेप। जी मैम। तो ताकि लोगों को इंस्टीट्यूशन में आना ना पड़े, लोगों को अदालत में आना ना पड़े, उनका टाइम बच जाए, तो हम ही यहाँ से जाते हैं गाड़ियों में जाके जिन के लोगों का केस होता है उनका निपटारा, बिल्कुल उस एरिया में बैठ के जाके उनका निपटारा उनके केसेस का करते हैं। जी, अब परमानेंट लोक अदालत की बात करेंगे तो इसमें कौन से केसेस जाते हैं, जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस हैं, जैसे किसी का पानी का फीस का बिल आ गया, ठीक है, अब किसी का बिजली का बिल आ गया, किसी का इसी तरह से बैंकिंग का, इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ मसला आ गया, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो केसेस है या हॉस्पिटल का उसका सर्विसेज में कुछ नहीं, जो भी मिला नहीं, डेफिशिएंसी मिली, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हम डालते हैं, ये परमानेंट लोक अदालत में आ जाती है, जो कि अभी कुछ ही स्टेट्स में परमानेंट लोक अदालत बनी हुई है। जी, अब हम बात करते हैं नेशनल लोक अदालत की। इसमें हम कैसे टाइप ऑफ केसेस लेते हैं, इसमें हम बहुत सारे केसेस लेते हैं, जैसे मैक्ट के हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के केसेस आ जाते हैं, जो कि बड़े टाइम से कभी सॉल्व नहीं हुए होते हैं। लोग कुछ कंपनसेशन क्लेम कर रहे होते हैं या एविडेंस चल रहा होता है बट नहीं कंप्लीट हुआ होता है। जी। तो इसी तरह से जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कुछ केसेस में तो अगर हमारी नजर में देखें, कुछ केसेस में तो इंटरम भी नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही हार्ड लिटिगेंट्स होते हैं, ना यहाँ से मानते ना वहां से लड़ते रहते हैं, एंड देन लोक अदालत में डाल के उनका निपटारा हो जाता है। जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मसले होते हैं, वो निपटारा करते हैं। पार्टीशन का कभी फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो मसले डाले जाते हैं। जी जी, क्रिमिनल
कंपाउंडेबल मैटर्स डालते हैं जी नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स नहीं डाल सकते जी जो भी नॉन कंपाउंडेबल है वो नहीं। अब हम बोलेंगे क्रिमिनल में हम कौन सा साइड, जो हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि सिविल का, ट्रेड का, कॉमर्स के केसेस, फैमिली की प्रॉपर्टी के केसेस। क्रिमिनल के साइड से हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। जी प्ली बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं कि जिसका भी ऑफेंस का बिलो 7 years का सजा है उसको डाल दिया जाए। वो सजा जो विमेन के अगेंस्ट नहीं है, जो किसी ने चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो जो और नॉन कंपाउंडेबल ना हो, मतलब इनको हम प्ली बार्गेनिंग में नहीं डालेंगे। जो इनकी जुमरे में नहीं आता है, बाकियों को हम प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, प्ली एंड बार्गेन। प्लीड मतलब आप बोलेंगे कि हमने किया जुर्म, एंड बार्गेन आपको थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी, जी सजा में भी राहत मिलेगी। जी ये सजा नहीं आपको, क्योंकि आपने प्लीड किया, आप खुद हमारे पास आए ये बोलने के लिए कि हाँ मैंने जी जुर्म किया, तो अब आपको सजा जो है वो कम मिलेगी। जी जी। मैम क्या उसका कोई कल को, क्योंकि आप अगर सजा आपको मिलती है तो आप एक मुजरिम बन जाते हैं, क्या कल को उस चीज का इम्पैक्ट इस इंसान पे पड़ेगा? ये एक इसकी खूबसूरती है इस चीज की, प्ली बार्गेनिंग की, कि अगर आप प्लीड करते हैं गिल्टी तो इसका असर जो है, क्योंकि कन्विक्शन है, सजा तो है, भले ही हमने कम सजा दी, लेकिन ये सजा इस बंदे के खिलाफ रीड नहीं की जाएगी। जी। तो ये मानिए कि जैसे हुआ ही नहीं था कुछ, क्योंकि अगर हम ये करते कि इसके खिलाफ रीड किया जाएगा, फिर तो प्लीड गिल्टी कोई बंदा नहीं आएगा अदालत में करने, फिर तो कोई बंदा नहीं प्लीड गिल्टी करेगा। जी मैम, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। जी आपकी वसादत से हम बोलना चाहेंगे हर किसी आम इंसान को, आपकी लोकेलिटी में पैरालीगल वॉलंटियर्स रह रहे हैं, जो भी कोई आपका मसला है, जो भी अदालत में आना चाहते हैं और जिनके पास सोर्स नहीं है, जो कि गरीब है और उनके पास फीस नहीं है, आप हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के पास जाके रजू करें ताकि आपके मसले हम तक पहुंच जाएं। जी मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से मैम ने ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई। अब हमारा यही फर्ज है कि हम आपको इन सारे कवानीन के बारे में वक्तन फवक्तन बताते रहें, ताकि आप इन सारे कवानीन का भरपूर फ़ायदा उठा सके और आपको ये पता हो कि अगर आपके साथ हक तलफी होती है तो आपने कहाँ जाना है। नाजरीन, ऐसे ही एक दिलचस्प मौजू के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।